नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर की 28 विपक्षी पार्टियों ने एनडीए को हराने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सीटें न मिलने पर या सीटें कांग्रेस पार्टी के ना छोड़ने पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस पर कुपित होकर बिफर पड़ी। समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तमतमाए हुए हैं। कांग्रेस को चेतावनी दी है कि जैसा व्यवहार आपने मध्य प्रदेश में हमारे साथ किया है, लोकसभा चुनाव में ठीक वैसे ही व्यवहार के लिए उत्तर प्रदेश में तैयार रहिए। इसके बाद राजनीतिक विश्लेषक इसे विपक्षी गठबंधन इंडिया में दरार के रूप में देखने लगे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के मतदाताओं को एक भावुक चिट्ठी लिखी है, जिसमें शिवराज सिंह चौहान की सरकार उनके काम की तारीफ की है, काम गिनाए हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मोदी ने कही है कि 2003 से ठीक पहले मध्य प्रदेश बीमार और बीमारू राज्य था। जो 20 सालों में भाजपा को आपने आशीर्वाद दिया, 20 सालों में आपके समर्थन से भाजपा बीमारी से उबर गया है, अब विकासशील राज्य है। और जो भारत के राज्य हैं उनमें 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था मध्य प्रदेश में है। तो कुल मिलाकर मोदी ने बहुत सारे काम गिनाए। तकरीबन 1.5 करोड़ के जो लोग हैं वहाँ पे, वो बेरोजगारी से उभरे हैं। बहुत सारी योजनाएं चली हैं। इनको लेकर उन्होंने एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनाने और भाजपा को वोट देने की अपील की है। बड़ा सवाल ये है कि 20 साल बहुत सारे काम अगर किए गए हैं और इतनी सारी योजनाओं का प्रसार प्रचार हुआ है, 17 के लगभग चुनावी रैलियां अभी हाल में 3-4-5 महीने के अंदर प्रधानमंत्री ने वहां की है मध्य प्रदेश में, उसके बाद मोदी जी को चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत पड़ी, ये बड़ा सवाल है। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान में भी चुनाव हैं, 5 राज्यों में चुनाव हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, एक तरीके से तेलंगाना, मिजोरम और मध्य प्रदेश। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार पर ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का राजनीतिक दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। मोदी ने कहा कि गहलोत ने कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, पूरे देश को इन एजेंसियों पर गर्व है और हमें भी, लेकिन आज जो हो रहा है इससे इन एजेंसियों की साख, क्रेडिबिलिटी गिरी है, कम हो रही है। गहलोत ने इच्छा जताई है कि हम इन तीनों एजेंसियों से मिलना चाहते हैं। गहलोत साहब को मेरी सलाह है कि एजेंसियों से मत मिलिए, अपनी चाहत को अपने पास रखिए। संजय सिंह ने बोर्ड लगाकर स्वागत किया था, अंदर जा चुके हैं। और गहलोत हालांकि ये बात कह रहे हैं कि मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आपकी क्रेडिबिलिटी नीचे जा रही है, इसीलिए तीनों एजेंसियों के प्रमुखों से मिलना चाहता हूं, जो नहीं होना चाहिए। मंथन में ये सवाल यही कि मोदी की पुचकार, विपक्ष में वार पलटवार। आज की ये बहुत बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के एंगल से और विपक्षी राजनीति के एंगल से कि अखिलेश यादव तमतमाए हैं और सीधे सीधे कुछ ऐसी बातें कही हम आपको भी सुनवाएंगे जिससे लग रहा है कि वो कुछ परेशान हैं। और इसकी वजह कांग्रेस से सीधे सीधे उन्होंने आर पार करने का मन बना लिया है। और इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष अजय राय से कुछ ज़्यादा ही वो खफा हैं। अजय राय लगातार बयानबाजी कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी 80 सीटों पर लड़ेगी और बहुत सारी बातें वो कह रहे हैं। इसको लेकर अखिलेश बहुत नाराज है। अब जब मध्य प्रदेश के चुनावों में कांग्रेस की लिस्ट आ गई, फाइनल लिस्ट, तो उसमें अखिलेश यादव को एक भी सीट नहीं छोड़ी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे एक कांग्रेस नेता, उनका इशारा सीधे सीधे दिग्विजय सिंह की तरफ है, ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी का बीते मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में जो प्रदर्शन रहा है उसकी पूरी रिपोर्ट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उन पूर्व मुख्यमंत्री जी को दिखाया था, यानी दिग्विजय सिंह को दिखाया था।
अखिलेश कहते हैं कि कांग्रेसी नेताओं ने रात में 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया और आश्वासन दिया कि समाजवादी पार्टी के लिए वो कम से कम 6 सीटें छोड़ रहे हैं। जब सीटें घोषित हुई तो एक भी सीट सपा के लिए नहीं छोड़ी गई। उनका कहना है कि अगर उन्हें इस बात का पता होता तो विधानसभा स्तर पर इंडिया का कोई गठबंधन नहीं है तो हम उनसे कभी मिलने नहीं जाते। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला करते हुए उधर कहा था कि मध्य प्रदेश में सपा की कोई हैसियत नहीं है। अखिलेश यादव इससे भी बहुत खफा हैं। फिलहाल ऐसे में समाजवादी पार्टी के प्रमुख बहुत नाराज हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस के नए अध्यक्ष हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है। पटना मुंबई में जो बैठकें हुई उसमें वो अध्यक्ष जी शामिल नहीं थे। उन्हें कुछ भी नहीं पता है इंडिया वाले गठबंधन के बारे में। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो अखिलेश यादव की नाराजगी प्रत्यक्ष तौर पर अजय राय से है, दिग्विजय सिंह से है, इन लोगों से नाराजगी है। अब किन परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी वहाँ 9-10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी बहुत सारी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, ये सारे लोग इंडिया गठबंधन में राष्ट्रीय स्तर पर हैं। लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि भाई हमें वादा करके अपमानित किया गया, इस बात को लेकर नाराज हैं प्रत्यक्ष तौर पर। लेकिन दरअसल दिक्कत ये है कि हाल के दिनों में कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिमों के बड़े नेता इमरान मसूद को, जो कभी समाजवादी पार्टी में थे, बहुजन समाज पार्टी में थे, उनको कांग्रेस में शामिल कर लिया। कांग्रेस पार्टी आरएलडी के बहुत करीब है। कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को लेकर बहुत संजीदा है। अखिलेश यादव को ये लग रहा है, ये खबर है अंदर अंदर कि जो अल्पसंख्यक है वो चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे देश में जहाँ भी हो, उसका रुख कांग्रेस की तरफ है। ऐसी खबरें आ रही हैं और ये बात अखिलेश यादव को लगातार परेशान कर रही है। और धीरे धीरे जो कांग्रेस के नए अध्यक्ष जी आए हैं अजय राय, उनकी सक्रियता भी थोड़ी दिक्कत पैदा कर रही है और उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि उनकी कोई हैसियत नहीं है। अजय राय ने कहा कि हाँ, मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं छोटा आदमी हूँ। इस तरीके की बातें अजय राय ने भी कही। अखिलेश यादव को सुनिए, बहुत तमतमाए हुए हैं, गौर से सुनिए। कौन कांग्रेस या कोई दल क्या कह रहा है, इंडिया गठबंधन, अभी कंफ्यूज हो गए होंगे। इसका मतलब अगर हम उन मीटिंगों में बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे। इसीलिए जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का कौन व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। हमें तो ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, वो रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से। हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहाँ जीते हैं। कभी 1 जीते, कभी 2 जीते, कभी 5 जीते और किस जगह हम नंबर 2 पे रहे। पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ, वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा यहाँ। सर, उन्होंने कहा कि हमने घोषी में समर्थन किया और ऐसा रहा। किस नेता के बारे में बात कर रहा हूँ? ये कांग्रेस के कौन नेता है? उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है। न वो पटना की मीटिंग में थे, न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो गठबंधन के बारे में? अखिलेश यादव का ये बयान जो कोई सुनेगा वो कहेगा कि भाई कम से कम गठबंधन में तो ऐसी बात कोई कर नहीं सकता। अखिलेश यादव बहुत खफा हैं। वो कह रहे हैं कि हम उनका फ़ोन भी नहीं उठाते अगर हमें पता चलता कि इंडिया गठबंधन में विधानसभा के लिए नहीं। और वो ये भी कह रहे हैं कि भाई हम ही कन्फ्यूज हो गए होंगे। इसका मतलब जो व्यक्ति बहुत कुपित होता है, अंदर तक अपमानित होता है, वो इस तरह की बातें करता है। अखिलेश यादव कांग्रेस के इस रवैये से अपमानित महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को भी ये सोचना चाहिए कि
इंडिया गठबंधन के बड़े हिस्सेदार हैं। उत्तर प्रदेश में नंबर 2 की पार्टी है, नेता प्रतिपक्ष हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। उनके साथ इस तरीके का व्यवहार विपक्षी राजनीति को कहाँ ले जाएगा, ये बड़ा सवाल है। और जो राजनीतिक विश्लेषक इन सब चीज़ों की ओर इशारा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में दरार, कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ध्वस्त हो गया। बहुत सारे चैनल मीडिया माध्यम इस बात को चला रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में दरार है, नीतीश कुमार भी नाराज हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को इस देश का सबसे भ्रष्टतम लीडर बताया। वो भी एनडीए में नहीं है, हालांकि उनकी पोल खुल चुकी है केसीआर की, लेकिन वो एनडीए में नहीं है। वो भी एक विपक्षी नेता है ऊपरी तौर पर, अंदर तो बहुत सारी बातें हो गई हैं। इनको लेकर भी बहुत सारे क्रिया प्रतिक्रिया आ रही। कांग्रेस की भूमिका क्या है? क्या कांग्रेस पुरानी वाले रवैये में आ गई है? क्या उसको लगने लगा है कि थोड़ा हमारी स्थिति ठीक हुई तो कांग्रेस जरा अब आंखें दिखा रही है अपने साथियों को? एक बड़ा सवाल ये है। अशोक गहलोत ने ईडी को लेकर क्या कहा वो सुनिए, फिर मोदी जी के भावुक पत्र पर क्रिया प्रतिक्रिया और पब्लिक का रिएक्शन। देश में क्या हो रहा है, देश किस दिशा में जा रहा है कोई नहीं जानता है। किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम। ये अप्रोच डेमोक्रेसी के अंदर किसी पार्टी गवर्नमेंट हो उचित नहीं की जा सकती है। जिस प्रकार यूडीसी पे दबाव, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग, इवन कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है, तब भी आप विपक्ष की पार्टियों पर रेड डलवा रहे हो बिना कोई रेखी के, बिना तैयारी के। इसका मतलब आप फायदा पहुंचा रहे हो उन लोगों को जो चाहते हैं। देखिए, चिट्ठी है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिखी, और हमारा नारा है एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। और इसमें मध्य प्रदेश में क्या क्या विकास के कार्य हुए डब्ल्यूजी सरकार का उसका उल्लेख है, और ये कुछ विकास के कार्य जो मध्य प्रदेश की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने किए। और सवाल सिर्फ इस बात का नहीं कि चिट्ठी की क्या आवश्यकता क्यों पड़ी, सवाल इसलिए कि चिट्ठी की आवश्यकता होनी चाहिए। आज के दौर में यदि सबसे प्रधान सेवक इस देश के नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश में चुनाव है और जनता से उनका सीधा संवाद है, और भाजपा के कार्यकर्ताओं के माध्यम से मध्य प्रदेश के 64,513 बूथों तक एक एक मतदाता तक भाजपा कार्यकर्ता चिट्ठी पहुंचाएगा। आज हमारे 230 रथ रवाना हुए हैं, जिनका उद्देश्य ये है कि जो हमारी हितग्राही मूलक योजना उनसे उनको अवगत करा जाए। तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने आग्रह किया है कि मध्य प्रदेश बीमारू से विकसित राज्य हुआ है जनता की कृपा से, बीजेपी के शासन में, और यदि सेवा का अवसर देंगे तो इस बीमारू से विकसित मध्य प्रदेश को हम स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर लेकर जाना चाहते हैं। ये आग्रह प्रधानमंत्री जी। सर, विकास किया तो चुटकियों पर सरकार आना चाहिए, चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत है? देखिए, चुटकियां बजाने से चुनाव नहीं जीते जाते, संवाद से, काम के वर्णन करने से और काम के परिणाम जमीन पर आने से लिखे जाते हैं। तो चुटकी बजाकर चुनाव जीते जाते तो वो तो कांग्रेस के जमाने में होता था, लेकिन ये बीजेपी की सरकार है। विकास 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 और विकास का आग्रह और विकास के आधार पर आशीर्वाद, इस आधार पर हम चुनाव लड़ते हैं। कि शिवराज जी पर तो भरोसा है ही नहीं, तभी तो भाषण देने आते हैं तो शिवराज जी का नाम नहीं लेते। 4 सूची तक उनको कैंडिडेट ही नहीं बनाया जाता, किसी उनकी बड़ी घोषणा का नाम नहीं लिया जाता है। तो शिवराज सिंह जी को तो उन्होंने हाशिए पर कर ही दिया है। अब वो जनता से क्या चिट्ठी लिख रहे हैं? पहले तो वो खुद बताएं कि वो अगर अर्थव्यवस्था देश की सही चल रही होती तो क्या सिलेंडर पर 18% जीएसटी लगाना पड़ता? क्या गंगा जल पर 18% जीएसटी लगाना पड़ता? कांग्रेस जो सिलेंडर को सब्सिडाइज करती थी 2,16,000 करोड़ देके, आप 36,000 करोड़ पर ले आए, क्योंकि आपकी अर्थव्यवस्था खुद ही डामाडोल है। आपको देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने चेताया था कि अगर डिमोनेटाइजेशन होगा, नोटबंदी होगा तो जीडीपी 2% गिर जाएगी। हुआ भी वही, पर आप किसी की नहीं सुनते। आप तब कह रहे थे कि मनमोहन सिंह जी रेनकोट पहनकर नहाते हैं। आप कौन कैसे नहा रहे हैं क्या मालूम है? आप जो खुद देश की अर्थव्यवस्था नहीं संभाल सकते, यहाँ आ गए हैं भाषण देने के लिए। अरे आप चिट्ठी में ये लिखते ना कि 4,22,000 करोड़ का ऋण चढ़ा कैसे मध्य प्रदेश पर। आप ये बताते कि 29,716 योजनाओं में से कितनी योजनाओं पर काम हुआ है। आप बताते कि कितने नए स्कूल, कितने नए अस्पताल, कितनी नई रोड बनी है। कुछ आपके पास बताने को नहीं है, सब देश की स्कीम लाकर यहाँ पर थोप रहे हैं। आज अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है मध्य प्रदेश का तो ये बताइए, तो फिर जनता उस हिसाब से सोचेगी। आपको यही नहीं पता चेहरा कौन है, आपको यही नहीं पता नेतृत्व किसका है, आपको ये, आप शिवराज सिंह का नाम आगे करना नहीं चाहते। इतनी अंतरकलह हो रही है, जो बड़े नेता आपने लड़ाना चाहे वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, जिन छोटों की टिकट कर रही है वो विरोध कर रहे हैं। पूरी ऊहापोह है, जनता मन बना चुकी है, डिवाइडेड हाउस की तरफ कोई नहीं देखता। देखिए, चिट्ठी आई है
मैंने भी देखा है वो चिट्ठी, लेकिन मेरा एक सवाल है कि किस चीज में बढ़ोतरी हुई है। इन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को समृद्ध प्रदेश बना दिए, 4 लाख करोड़ के कर्जे में लाद दिया गया है मध्य प्रदेश। कहाँ समृद्ध प्रदेश हुआ? महिलाओं पे आए दिन यहाँ पे अत्याचार हो रहे हैं, महंगाई से लोग अपना घर का राशन नहीं ले पा रहे हैं, बच्चों के स्कूल छोड़ने के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के अगर रिजल्ट देखेंगे तो आधे से ज़्यादा बच्चे फेल हो जाते हैं, सड़कें गड्ढे वाली हैं, यहाँ पर बिजली का बिल इतना ज़्यादा आता है कि लोग उसको चुका नहीं पाते हैं। बिजली का बिल वसूलने के लिए लोगों के बर्तन नीलाम किए जाते हैं। किसानों की आत्महत्या के मामले बढ़ गए हैं। मध्य प्रदेश में किसानों को खुलेआम गोली मारी जाती है। युवा आज बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहा है। तो किस चीज की चिट्ठी भेजे हैं ये बतलाएं कि महाकाल लोक में घोटाला हुआ है, क्या उस चिट्ठी में लिखा है? अगर नहीं लिखा है तो मेरा निवेदन है कि लिखें कि उज्जैन में धार्मिक नगरी में घोटाला करने का काम, उस धार्मिक नगरी में, मैहर धार्मिक नगरी में बच्ची के साथ दुराचार करने का काम, उज्जैन धार्मिक नगरी में बच्ची के साथ दुराचार करने का काम इन्हीं की सरकार में हुआ है, इन्हीं की सरकार के संरक्षण में हुआ है। चिट्ठी आई है, मोदी जी की चिट्ठी आई है। नाम में संजय दत्त वाली चिट्ठी नहीं है, नरेंद्र मोदी जी की चिट्ठी। वो चिट्ठी आपकी स्क्रीन पर है, भावुक चिट्ठी है, काम गिनाया गया है और प्रधानमंत्री ने वहाँ की जनता को लिखा है। उसी चिट्ठी पर वितंडावाद, कांग्रेस के रिएक्शन। राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक को आपने सुना, वो क्या कह रही थी कि 4,22,000 करोड़ का ऋण चढ़ा हुआ है, चेहरा नेतृत्व तो पता नहीं, शिवराज जी का आप नाम लेते नहीं, कन्फ्यूज हैं क्या, ये सवाल पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने चिट्ठी में लिखा है कि राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों में जिस तरीके से आप लोगों ने अब तक समर्थन किया, एक बार फिर भाजपा को समर्थन देगी। मध्य प्रदेश के साथ उनका खास रिश्ता है, ऐसा प्रधानमंत्री कह रहे हैं। इसके कारण राज्य के लोगों ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी अपना अभूतपूर्व समर्थन दिया। आप समझ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी 2014 और 19 का लोकसभा चुनाव याद दिला रहे हैं कि भाई आने वाले 24 में याद रखना। ये भी भरोसा जताया कि प्रदेश के लोग एक बार फिर विधानसभा चुनावों में उन्हें समर्थन देकर राज्य में डबल इंजन की सरकार गठित करने में मदद करेंगे। उन्होंने मध्य प्रदेश में हुए तमाम विकास, तमाम बदलावों की बात की है, उल्लेख किया है। वो उल्लेख आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा है। वो कह रहे हैं पिछले 20 सालों में, जैसा कि मैंने बताया, कि बीमारू राज्य से निकल कर वो एक अच्छे 2 दशकों के जो शासनकाल है, अर्थव्यवस्था बनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 5 लाख किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें बनी हैं, 116% से ज़्यादा आर्थिक विकास, भयानक विकास हुआ है, 116% से ज़्यादा भयानक विकास हुआ है, 65 लाख से ज़्यादा घरों में नल पहुंचा है, नल से जल पहुंचा है, बहुत सारी बातें हैं। बिजली का जो उत्पादन है वो काफ़ी बहुत बड़ा, इस तरह की बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री ने कही हैं। अब इन पर पब्लिक रिएक्शन भोपाल से हमारे सहयोगी सुनील मालवी ने लिया है, उसको सुनिए। मोदी जी ने आज मध्य प्रदेश की जनता को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछले 20 वर्षों में मध्य प्रदेश बीमार राज्य और सुचारू राज्य हो गया। किस प्रकार आप देखते हैं? बहुत अच्छा काम किया मोदी जी ने, हर जगह बहुत डेवलपमेंट हुआ है। एक हिसाब से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में क्या काम हुआ? मध्य प्रदेश में मेट्रो का काम हुआ है और भी नई नई सड़कें बनाई गई हैं, नई नई योजनाओं का लाभ मिल रहा है। किसान है, किसान को पहले बिजली 24 घंटे में 8 घंटे भी नहीं मिलती थी, अभी 24 घंटे बिजली उपलब्ध है। और जो गरीब बस्ती वाले लोग हैं उनको पक्का मकान मिल रहा है। खाली उनका सपना था ये, लेकिन आज पक्का मकान मिल रहा है जिसके पास नहीं था। इसके बाद में किसानों को भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अभी जो लाडली बहना योजना का जो चला है, हर बहन बेटी को उसका लाभ मिल रहा है। पहले इंडिया में अपने मध्य प्रदेश में लड़की सुरक्षित नहीं थी, आज लड़कियां कहीं भी सुरक्षित घूम सकती हैं। तो है नहीं कि अपना कोई बिजनेस हो अलग से तो अपन वहाँ से कुछ कर लें, चलाना अपन को ऑटो ही है। अभी थोड़े दिन पहले रिक्शा चल गई है बैटरी वाली, कुछ उन्होंने मार दिया है, कुछ मेट्रो चल जाएगी वो मार देगी। क्या लगता है किसकी सरकार मध्य प्रदेश में होगी, बीजेपी या कांग्रेस? भाई लोगों को सरकार किसी की भी हो, लेकिन उसमें पब्लिक का फायदा होना चाहिए थोड़ा। जो महंगाई इतनी हो गई है, महंगाई तो बढ़ गई है लेकिन कमाई वहीं के वहीं रखी हुई है, उल्टी कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है। तो इस प्रकार से अपन ये सोचे ना, भले कोई भी आए लेकिन उसमें पब्लिक का फायदा मिले। मध्य प्रदेश तो सही चल रहा है हर चीज़ में, शिक्षा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही चल रहा है, चिकित्सा में सही। पर एक चीज़ है, यहाँ जो रेप के केस हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। पहले यूपी था, अब एमपी आ गया फर्स्ट पे,
तो इसमें थोड़ा देखना चाहिए। मोदी जी वहाँ की काम बहुत सही कर रहे हैं, माननीय क्या मुख्यमंत्री। लगता है इस बार सरकार बीजेपी सरकार बीजेपी आनी चाहिए और क्या है, वही मामा जी देखेंगे सब। रेप मामले बढ़ रहे हैं, फिर कैसे बीजेपी? सर उन पे थोड़ा देखना चाहिए कि हाँ थोड़ा माहौल, थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर को भी थोड़ा देखना चाहिए उनको, बस यही है, बाकी सब ठीक है। आप विकास नहीं दिखा आपको? नहीं, हमको कुछ नहीं दिखा है। जो सरकार की जो बीजेपी की योजनाओं का लाभ मिल रहा है आपको? कोई लाभ, क्या कहते हैं, 1200 रुपये डाल रहे हैं, उससे क्या होता है? ये इन लोगों ने जो झूठी धाराएं बनाई है, इस पे क्या कहते हैं, लोगों को झूठा फंसाया जा रहा है। ये तो सब नरेंद्र मोदी ने ही बनाई ना है। जो क्या कहते हैं, बेकसूर लोग जेल में भरे हुए हैं, लड़कियां फंसा रही हैं लड़कों को, और लड़के बेकसूर जेल में हैं। विकास हुआ है क्योंकि सड़कें सुधरी है और स्वास्थ्य भी ठीक हुआ है। मतलब हर चीज़ में उनने सुधार किया है। मतलब कांग्रेस की अपेक्षा उनने अच्छा किया है काम। आपको योजनाओं का लाभ मिला है? हाँ, मुझे लाडली बहना का लाभ मिल रहा है। मतलब 1000 रुपये मंथली मिल रहे हैं। खुश हैं आप? हाँ, खुश है। बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो मेरी समझ में बहुत पहले से प्लानिंग में थी, जो कि सेंटर से रोकी गई थी, लेकिन उसके बाद अभी वो कार्यान्वित हुई है। तो हम ये कहना कि मोदी जी ने इनको चलाया है गलत हो जाता है, कि बहुत सारी प्लानिंग होती है जो कि कार्य रूप में नहीं आ पाती है, लेकिन जब वो लेटर ऑन आती हैं तो हमने चलाया है कहना या प्लानिंग को हमने पूरा किया है कहने में अंतर हो जाता है। डेफिनेटली कार्य तो दिखा है, डेवलपमेंट भी हमने देखा है, पाया है, लेकिन बहुत सारी दूसरे नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। तो सुरक्षा के लिए ज़्यादा हो गया है और सेफ्टी के लिए भी हुआ है बहुत कुछ। तो क्या देखते हैं, क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में बीजेपी या कांग्रेस? आई थिंक बीजेपी। क्यों मैम बीजेपी? क्योंकि बीजेपी हर बार कुछ करती है, कांग्रेस नहीं करती इतना कुछ, इसलिए वो हार जाती है। पब्लिक के अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं। किसी को दर्द है कि बहुत सारे बच्चे जेल में चले गए, कोई कह रहा है कि भाई आप कैसे क्रेडिट ले सकते हैं, बहुत सारी योजनाएं प्लानिंग करने में बहुत समय लगता, बहुत सारे पहले के लोगों ने किया, अब वो क्रियान्वित कर रहे हैं। बहुत सारी योजनाएं आपने ठंडे बस्ती में डाल दी थी, अब उनको लेकर काम कर रहे हैं। बहुत सारी बातें, लेकिन एक बात बड़ी महत्वपूर्ण जो पब्लिक रिएक्शन में निकल कर आई कि रेप, लोग कह रहे हैं कि रेप की घटनाएं बहुत बड़ी हैं। पहले यूपी था, अब एमपी नंबर 1 हो गया है। मेहमानों का परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता डॉक्टर ब्रजेश पांडे हमारे साथ भोपाल से जुड़े हैं। पांडे जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार की न्यूज़ को वक्त देने के लिए। भूपेंद्र गुप्ता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता भोपाल से जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी बहुत स्वागत। गौरव जायसवाल आम आदमी पार्टी के नेता हैं और प्रवक्ता हैं, हमारे साथ भोपाल से गौरव जी भी जुड़े हैं, बहुत धन्यवाद। इस देश के जाने माने संपादक, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक रिजवान अहमद सिद्दीकी हमारे साथ भोपाल से जुड़े हैं, बहुत स्वागत रिजवान भाई। शशिकांत त्रिवेदी साहब बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और बहुत ही पैनी नज़र रखते हैं शशिकांत जी। उनके विश्लेषण भी बहुत डिफरेंट होते हैं, मतलब उम्मीद से कहीं बिल्कुल 360 अलग होते हैं। हम लोग जो सोचते हैं उससे बहुत अलग सोचते हैं। बहुत स्वागत शशिकांत जी, बहुत धन्यवाद आपका। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चंचल यादव को हमने आमंत्रित किया था। विषय ऐसा है कि लग रहा है कि वो अभी असमंजस में वो भी हैं, जिस तरह समाजवादी पार्टी असमंजस में, वो भी असमंजस में। पहला सवाल उन्हीं से बनता था, क्योंकि वो आज बड़ी धमकी उमकी दे डाले हैं कांग्रेस को कि भाई वो अब हम उत्तर प्रदेश में भी ऐसा व्यवहार करेंगे। कांग्रेस वालों ने अपमानित कर दिया। तो मैं चर्चा की शुरुआत भूपेंद्र गुप्ता से करता हूँ। भूपेंद्र गुप्ता जी, आप लोग आरोप लगाते थे नरेंद्र मोदी पर कि वो गठबंधन के साथियों का सम्मान नहीं करते। आज अखिलेश यादव ने खुलेआम मोर्चा खोल दिया, कह रहे हैं कि आप लोग अपमानित करते हैं। कौन सा बदला आपने अखिलेश यादव से लिया है, आज जरा दर्शकों को हमारे बता दीजिए। ये आपके इस एजेंडे पर मैं बात करने के इच्छुक नहीं हूँ। मोदी जी की चिट्ठी पर आपने जो नहीं, रखी है, चिट्ठी है, अशोक गहलोत की बाइट है। सुनिए श्रीमान जी, एक तो शब्द वापस लीजिए, मैं एजेंडा पत्रकारिता नहीं करता, आप मेरे साथ पहली बार हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं एजेंडा सेट नहीं करता हूँ, मैं जनता का एजेंडा सेट करता हूं, पत्रकारिता का एजेंडा सेट करता हूं। रिजवान अहमद सिद्दीकी और शशिकांत जी हमारे साथ रह चुके हैं, बाकी लोग भी रह चुके होंगे। मैं कतई इस बात को नहीं करता हूं। अगर आपको नहीं जवाब देना है मत दीजिए, लेकिन आप लोग जरा सर्टिफिकेट बांटना बंद कर दिए, चाहे बीजेपी, चाहे कांग्रेस, चाहे आम आदमी पार्टी, ऐसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मोदी जी की चिट्ठी पर आप रिएक्शन दीजिए कि मोदी जी की चिट्ठी, ऐसा कौन सा नरेंद्र मोदी ने गुनाह कर दिया चिट्ठी लिखकर? अभी वहाँ के जो लोग हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि भाई ये तो प्रचार का तरीका है। उन्होंने चिट्ठी लिखी, वो कह रहे हैं कि भाई 116% विकास हो गया, ज़्यादा बढ़ गया, 65 लाख से ज़्यादा घरों में नल पहुंच गया,
और जो बीमारू राज्य था अब दौड़ने लगा है अपने पैरों पर। भूपेंद्र जी, ये डिबेट आपने रखी कि मैंने रखी है चिट्ठी के ऊपर? नहीं हम ही ने रखी, बोलिए बोलिए ना। भाषण क्यों दे रहे मैंने हैं? चिट्ठी पर ही सवाल किया है, चिट्ठी पर ही सवाल किया है। सुनिए सुनिए श्रीमान जी, चिट्ठी पर डिबेट है, चर्चा अशोक गहलोत ने जो ईडी पर सवाल उठाया है उस पर भी, उसको भी हमने शामिल किया है। आप चिट्ठी पर बोलिए ना, मैंने आपसे सवाल चिट्ठी पर किया है, उसमें बिफरने की जरूरत नहीं है। बोलिए चिट्ठी पर, बोलिए बोलिए। चिल्लाइए फिर, आप हमें क्यों बुलाया आपने? बोलिए भाई, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? बोलिए, मैं थोड़ी चिल्ला रहा हूं, मैं चिल्लाने वाला एंकर बिल्कुल नहीं हूं। बोलिए आप बंद करेंगे तब मैं बोलूंगा, आप तो खुद ही चालू हैं। प्रधानमंत्री जी की चिट्ठी जो है झूठ से भरी पड़ी है। आपके पास यहाँ पर स्टूडियो है, कैमरामैन है, सुनील मालवीय जी को कल बोलिए कि यहाँ पर जाकर कोलार की सड़कें देख कर आए। सड़कों में गड्ढे में सड़क ये आज भी पहचान में नहीं आती। 18 साल की सरकार हो गई है। ये सारे झूठ। मध्य प्रदेश में जो सड़कें बनी हैं, अभी पांडे जी बैठे, इनसे पूछ लीजिएगा, और आप भी अपने जो है कैमरामैन को भेजिए। ये सारी सड़कें यहाँ पीपीपी मॉडल में बनी है। उसके लिए हम जो है टोल टैक्स देते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार 4 तरह के टैक्स वसूल रही है। हम जब कोई गाड़ी खरीदते हैं तो पूरा 10 ईयर्स का हम पूरा लाइफ टाइम टैक्स जमा करते हैं। उसके बाद हमको जो है डीजल पर सेस लगता है रोड का, और उसके बाद हम टोल टैक्स भी देते हैं, और उसके बाद अब पार्किंग चार्ज टैक्स भी लगने लग गया है। एक सरकार एक गाड़ी खरीदने पर 4 तरह का टैक्स वसूल रही है और विकास के दावे करती है झूठे। जो ये सड़कें बनी है वो हमारे पैसे से बनी, पूंजीपति के पैसे से बनी। सरकार तो केवल उन सड़कों के नाम पर लोन उठा रही है और मजे लूट रही है। ये जो है, ये प्रधानमंत्री जी अभी मध्य प्रदेश आए थे, उन्होंने जो है चिल्लाकर कहा था सभा में कि हमारी हिंदुस्तान की जितनी भी बीजेपी की सरकारें हैं 100 रुपए से कम लीटर में पेट्रोल देती हैं। मध्य प्रदेश का भाव पांडे जी से पूछ लीजिए। एक प्रधानमंत्री स्तर का आदमी अगर मिथ्या वाचन करता है, इसे विकास कहेंगे? आप उन्होंने यहाँ कहा था कि जो है पवार साहब का भतीजा भ्रष्टाचारी है, 70,000 करोड़ रुपए का दागी है। 2 दिन बाद, बस ठीक 2 दिन बाद वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गया महाराष्ट्र की सरकार में। ये जो है इसे विकास कहते हैं। आप जो है सरकारें गिरा रहे हैं, आप सरकारें लूट रहे हैं और विकास के दावे कर रहे हैं। आपको इस बात की फिक्र है कि आपको जो है ये इजराइल में झगड़ा हो गया है, मगर आपको इस बात की फिक्र नहीं है कि आपके होमलैंड में मणिपुर में जो है हजारों लोग मारे जा रहे हैं, उनका रक्तपात हो रहा है। ये जो है ये विकास है। इस विकास की चर्चा करना है। मध्य प्रदेश में आप 2024 की चर्चा कर रहे हैं और आपकी पार्टी 2023 के समर में फंसी हुई है। इसका मतलब क्या है कि क्या जो है कि जो डबल इंजन की सरकार में दोनों इंजन एक दूसरे के खिलाफ जो है दौड़ लगा रहे हैं। इस बात पर डिबेट चर्चा होनी चाहिए और वो चिट्ठी जो है इसको इंगित करे। 2023 की जब चर्चा करना चाहिए उनको पत्र में। मोदी के दिल में एमपी है और एमपी के दिल में मोदी है, लेकिन मोदी के दिल में जो है शिवराज सिंह है, ना शिवराज सिंह के दिल में मोदी है। इसकी चर्चा क्यों नहीं होना चाहिए? ये जो बात है ये आज जो है ये प्रदेश का दृश्य ये है। आज जो है घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो है 5 इंजन और लगा दिए गए इस ट्रेन में, 2 इंजन के अलावा, और ये 7 इंजन इसको ट्रेन को खींच रहे हैं और ट्रेन खड़ी हुई है। ये जो है ये मध्य प्रदेश का दृश्य है और इस दृश्य को जो है मोदी जी एक्सप्लेन करें। इस पर चर्चा जो है। ठीक है, मैं भाजपा के प्रवक्ता के पास जाता हूं भूपेंद्र जी। डॉक्टर ब्रजेश पांडे, भूपेंद्र गुप्ता जी ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं। उन जरा सवालों में पहले जो सबसे बड़ी बात जो सड़क की कही है, बड़ी भयानक स्थिति। 5 लाख किलोमीटर, कितना बड़ा उसमें लिख दिया है मोदी जी ने पत्र में कि 5 लाख किलोमीटर हमने सड़कें बनवाई। वो पोल खोल रहे हैं कि पीपीपी मॉडल हैं और कौन सी सड़क बता रहे हैं हमें। वो कह रहे हैं कि अब मैं अपने रिपोर्टर्स को कहूँगा कि आज कल वो जाके जरा वो सड़क को देखें कि क्या स्थिति है। तो ये मतलब ये जो चिट्ठी है वो कह रहे हैं कि झूठी चिट्ठी, बहुत सारी इसमें चीज़ें झूठ हैं। डॉक्टर साहब, महत्वपूर्ण बात चौहान साहब, महत्वपूर्ण बात ये है कि भूपेंद्र गुप्ता साहब जो हैं वो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, मीडिया प्रभारी हैं और महत्वपूर्ण नेता हैं। जो उन्होंने आरोप लगाए हैं वो उनके तर्क हैं, वो दावे नहीं। क्योंकि मध्य प्रदेश के जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने बिजनेसमैन हैं, अगर वो बीओटी के माध्यम से या पीपीटी के माध्यम से आगे आए हैं तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति, मोदी जी के प्रति, शिवराज जी के प्रति उनकी आस्था, जो श्रद्धा है या उनका विश्वास है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे इरिगेशन सेक्टर की बात हो, चाहे पीडब्ल्यूडी सेक्टर की बात हो, एग्रीकल्चर की बात हो, लगभग हर मोर्चे में 18-19 साल से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार सफल रही है। लोगों का विश्वास बढ़ा, लोगों की क्रेडिबिलिटी बढ़ी, और सरकार के प्रति अगर अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है तो हम समझते हैं ये जनमानस के अंदर बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बड़े विद्वान यहाँ पर दो मूर्धन्य पत्रकार और संपादक बैठे हुए हैं, रिजवान साहब बैठे हुए हैं और शशिकांत जी बैठे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब तक जनता के साथ कनेक्टिविटी नहीं बनती है, जब तक जनता के साथ संवाद नहीं बनता है, तब तक जनता का विश्वास आप नहीं जीत सकते हैं, और संवाद होना आवश्यक है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोई अपराध नहीं किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो चिट्ठी लिखा है वो मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश की करोड़ जनता को संबोधित करके लिखा है, और अगर उन्होंने केंद्र सरकार बनने की बात 2024 में किया है, जो कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद 2019 में मिला था, और लोगों ने देखा सिर्फ मध्य प्रदेश में एक सीट कांग्रेस आई थी, बाकी सभी सीटों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश को लेकर के जो उनका प्यार है, जो उनका आत्मीय स्नेह है, वो झलकता है। और एक प्रधानमंत्री के साथ एक अच्छे व्यक्ति ने जो बातें लिखा है, बीमारू राज्य को खुशहाल राज्य बनाना, अगर उच्च से उच्चतर दिशा में हमारी सरकार ने काम किया है, लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा किया है, उसको उन्होंने इंगित किया है, और ये ठीक है। डॉक्टर ब्रजेश पांडे, मेरे छोटे से दिमाग में दो छोटे छोटे प्रश्न आ रहे हैं। 20 साल से आप सरकार में, 16-14 महीने जो भी कमलनाथ जी की सरकार रही उसको आप छोड़ दीजिए, उनको डिलीट कर दीजिए आप। लगभग 20 साल सरकार, मोदी जी ने भी कहा 2 दशकों तक आप लोगों का प्यार स्नेह मिला। एक तो उस चिट्ठी में 24 और माफ कीजिएगा 14 और 19 याद दिलाने की क्या जरूरत पड़ गई कि वो कह रहे हैं भैया आगे भी जरा ध्यान रखना। दूसरी बात, इतनी बढ़िया आपने सरकार चला ली, 17-18 तक रैलियां हो गई बड़े बड़े नेताओं की, सारी टॉप पेस बैटरी आपने उतार दी, उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखनी पड़ रही है। तो भैया कौन सा ये राज्य है जो दौड़ पड़ा है बीमारू से निकलकर? प्रधानमंत्री जी को तो रैली नहीं करनी चाहिए थी वहां, अगर इतना अच्छा काम है वहां तो नहीं। भाई अगर काम पर वोट देती, जैसा कि आप लोग कहते हैं, आप ही ने भी कहा कि शिवराज जी को आशीर्वाद दिया जनता ने उनके काम पर, अगर काम पर ही इतना वोट मिल रहा है तो अब चिट्ठी क्यों लिखनी पड़ रही? ये आज भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक पुरोधा के रूप में स्थापित हो चुके हैं, पूर्ववर्ती पीढ़ी के प्रतीक के रूप में स्थापित हो चुके हैं। और हम समझते हैं जितना अच्छा उनका पूर्ववर्ती प्रतिवर्ती पीढ़ी के साथ संवाद है, ये महत्वपूर्ण है। चिट्ठी लिखना कोई अपराध नहीं है, मैंने आपसे पहले भी कहा। और 2014 की बात हो या 2019 की बात हो, जितनी भी बातें मोदी जी ने लिखी है, नहीं, भूपेंद्र गुप्ता जी ने कहा कि भाई आप विधानसभा का चुनाव है और आप वोट लोकसभा के लिए मांग रहे हैं, कहा, उन्होंने आरोप लगाया। अपना दृष्टिकोण, वो उनका अपना दृष्टिकोण है। मैंने कहा उनका तर्क है, उनका तर्क अपनी जगह न्याय संगत हो सकता है, लेकिन वो मैंने कहा तर्क जो होता है वो दावा नहीं होता, उनका तर्क है। वो एक विद्वान सड़कों वाले बजाय जवाब दे दीजिएगा। वो करे पीपीपी मॉडल पे आपने बनाई है 5 लाख किलोमीटर सड़कें और 4-4 बार टैक्स वसूला जा रहा है। आपने सरकार ने क्या किया? जो बड़े बड़े सेठों ने बनवाई हैं सड़कें और क्रेडिट सरकार ले रही। अगर बीओटी के माध्यम से या पीपीटी के माध्यम से सरकार इस तरह के टेंडर बुलाती है, ओपन टेंडर बुलाती है, या लोग आगे करते हैं और सड़क बनती है, तो उसमें से किसी एक पार्टी या एक व्यक्ति उसमें से नहीं गुजरता है, उसमें से सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग, करोड़ों लोग गुजरते हैं, और ये उस क्षेत्र को उत्तरोत्तर दिशा देता है, उस क्षेत्र की उन्नति का सूचक होता है। इसका स्वागत करना चाहिए। और हम समझते हैं हर व्यक्ति आज यही चाहता है, चाहे वो सड़क की बात हो, चाहे हेल्थ सेक्टर की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, अगर हमारा प्रदेश आगे बढ़ता है तो इसमें सबको प्रसन्न होना चाहिए, खुश होना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपको रोक रहा हूं, एक 10 सेकंड का रिएक्शन भूपेंद्र जी से। भूपेंद्र जी, ये ट्रिपल पी का जो मॉडल है, ये तो हमारा मॉडल है, दिग्विजय सिंह जी ने बनाया था, सरकार उनकी गिर गई, ये चला रहे हैं उसको। अब इनसे सवाल हमारा छोटा सा ये है, अभी इनके मंत्री हैं पीडब्ल्यूडी के गोपाल भार्गव जी, उन्होंने ये घोषित किया है कि 2000 करोड़ से ज्यादा की वसूली हो चुकी है इनके टोल्स के माध्यम से, और टोल बंद नहीं किए जा रहे। तो ये सरकार तो इसमें पैसा लगा नहीं रही, सरकार का कर्जा बढ़ के 4 लाख करोड़ पर पहुंच गया है, और सड़क में पैसा लगा रहा है। बीओटी में खुश होना चाहिए जनता को, क्योंकि सड़क बन गई है, मगर सड़क में पैसा तो सरकार ने लगाया नहीं, पर सरकार ने तो कर्जा लेके मजे लूट रही है सरकार, उसका जवाब ये देते नहीं है। बिल्कुल सड़क बन गई, सड़क बनाई पूंजीपति ने, पूंजीपति अपनी कॉस्ट रिकवर कर रहा है टोल टैक्स से, आप क्या कर रहे हैं? और आप कर्जा किस बात के लिए उठा रहे हैं? और आपके जब जो है वसूली हो चुकी है, उससे 2 गुना ज्यादा वसूली हो चुकी है टोल से, कॉस्ट से ज्यादा, तो अभी भी टोल टैक्स क्यों चल रहा है? ठीक है, इसके जवाब
ठीक है, मैं ले रहा हूं जवाब। भूपेंद्र जी मैं ले रहा हूं जवाब। डॉक्टर ब्रजेश पांडे, बहुत खरे खरे सवाल पूछे उन्होंने, बोलिए बताइए, जवाब दीजिए। जनता भी सुन रही, करोड़ों दर्शक देख रहे हैं आपको, मध्य प्रदेश के लोग भी आपको सुन रहे हैं। हाँ जी 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 चौहान साहब, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। देखिए, भूपेंद्र गुप्ता साहब ने जो सवाल किया है, उन्होंने कहा है कि अगर बीओटी के माध्यम से सड़क बनी है और उसका पैसा वसूल चुका है तो सरकार इसमें जो लोग भी बीओटी के माध्यम से या पीपीटी के माध्यम से इस तरह की सड़क का निर्माण करते हैं या उसका आइसोमेट्रिक प्लान तैयार करते हैं, तो उनका एक टारगेट रहता है कि हम इतने दिन तक, जब तक हमारे पैसे जो हमारे इसमें इन्वेस्टमेंट हुए हैं वो पैसे हमारे वसूल जाएंगे, तो उसके बाद हम वहां का टोल टैक्स बंद हो जाएगा। मध्य प्रदेश के अंदर मैक्सिमम जगह पर जहां पर भी बीओटी के माध्यम से सड़कें बनी है और जिनका टारगेट लक्ष्य पूरा हो गया, जिनका कॉन्ट्रैक्ट सरकार के साथ था, सरकार ने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है। मैं समझता हूं कि ये अगर सड़कें बन रही है जिसपे सबको पसंद होना चाहिए और सड़कों में गुणवत्ता है, जो सड़क बन रही है उनका कॉन्ट्रैक्ट इस बात का भी रहता है, अगर किसी तरह की सड़क में फुट होती है, उसमें पिचिंग करना है, कुछ भी करना है, तो वो चीजें ये लोग करते हैं, तो अच्छी बात है, इसका स्वागत करना चाहिए। इनकी भी सरकार के समय अगर कोई कार्य हुआ है तो उसका भी स्वागत करना चाहिए। कोई भी विकास का कार्य होता है तो उसको हमेशा, दिक्कत यही है ना, दिक्कत यही, आप भले बहुत भले आदमी है डॉक्टर ब्रजेश जी, आप बहुत पढ़े लिखे भले आदमी हैं और अच्छे आदमी है, मतलब एक बहुत अच्छे नेता, मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। वास्तव में दिक्कत यह है कि आपकी पार्टी कहती है कि 14 के बाद ही इस देश शुरू हुआ, उससे पहले कुछ हुआ नहीं। भूपेंद्र जी 5 सेकंड आपको दे रहा हूं, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। इन्होंने कहा बहुत अच्छी गुणवत्ता की सड़कें बन रही हैं, तो ये जो है दोनों पत्रकारगण भी यहाँ बैठे, इनसे आप पूछ लीजिएगा कि मंडीदीप का पुल जो है कितनी सी बारिश में चला गया, एक झरोका, और ये जो है गुणवत्तापूर्ण जो है माफी मांगी कि इनके मिनिस्टर गडकरी ने खराब सड़क बनाने के लिए, ये उसका जवाब दें, क्यों माफी मांगने की जरूरत पड़ी गडकरी को कि हमारी सड़क खराब बन गई, हमें क्षमा कर दीजिए। इतना भ्रष्टाचार चल रहा है, 50% की कमीशन खोरी की सरकार चल रही है, दावे बड़े बड़े, अच्छी मीठी भाषा में कोई बात बोलने से जो है जो झूठ सच थोड़ी हो जाए। ठीक है भूपेंद्र जी, ठीक है भूपेंद्र जी, मैं आम आदमी पार्टी के नेता को लूंगा। कुल मिला गौरव जायसवाल जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, जवाब दे दूं तब आप लें तो अच्छा रहेगा। मुझे लगता है फिर अभी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल चलता रहेगा, बाकी लोग फिर बोल लीजिए प्लीज। सर, मैं बड़े विनम्रता से कहना चाहूंगा, आप सब बड़े विद्वान लोग बैठे हैं, मैं समझता हूं गडकरी जी ने जिस आशय में जो बातें किया है, उन्होंने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की नेशनल पीडब्ल्यूडी की बात किया है, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट की नेशनल हाईवे के अलग प्लान मैपिंग है, आप भी जानते हैं भूपेंद्र साहब, आप इंजीनियर हो, मैं भी इंजीनियर हूँ। स्टेट गवर्नमेंट का अलग है, उन्होंने नेशनल गवर्नमेंट लीजिए, अब 2 इंजीनियरों का मोर्चा है, तभी मैं कहूँ कि ये सब कुछ उलझ क्यों रहा है। 2 इंजीनियर हैं, दोनों तरफ से इंजीनियर हैं, बहुत ब्रेन वाले लोग हैं, हम लोग तो बहुत साधारण लोग हैं। इसलिए कॉलेज में पढ़े हुए नहीं हो पाएगा चौहान साहब, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सड़कें अगर गुणवत्ता, नेशनल हाईवे की बहुत सी सड़कें बहुत अच्छी बनी है, ठीक, आप चाहे लखनऊ की सड़क देख लें, चाहे आप उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद की देख लें, बनारस की सड़क देख लें, मध्य प्रदेश के अंदर की आप सड़कें देख लीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, माफी के साथ मैं रोक रहा हूँ, चूंकि बाकी लोग अभी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। चंचल यादव जुड़ गए, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। मुझे तो लग रहा था कि आप आज आएंगे नहीं, मुद्दा बड़ा खतरनाक टाइप का भी है ना। भूपेंद्र जी हमारे ऊपर नाराज हो गए, बिफर पड़े, जैसे अखिलेश यादव बिफरे कांग्रेस पर, वो हमारे ऊपर बिफर पड़े, कहने लगे एजेंडा चलाते हो। चंचल यादव गवाही देंगे, एजेंडा कौन चलाता है। मैं आ रहा हूं गौरव जायसवाल के पास। गौरव जायसवाल, नरेंद्र मोदी को चिट्ठी क्यों लिखनी पड़ी भाई? वो कह रहे हैं, बीजेपी वाले लोग कह रहे हैं कि बड़ा एज यूजुअल भाई, मोदी जी हैं, उनको जनता बहुत चाहती है, उनको चिट्ठी लिखनी पड़ रही। हम कह रहे हैं भाई, अगर बहुत बढ़िया सरकार आपकी चल रही तो इस देश के, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेता को चिट्ठी क्यों लिखनी पड़ रही है? देखिए, मोदी जी जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री हैं और वो देश की जनता से जो भी वो काम कर रहे हो तो अपनी जगह पर, उनको बहुत तरह तरह से जनता से संवाद करने में बहुत मजा आता है। वो रेडियो में भी संवाद करें, वो टीवी में भी संवाद करें, आजकल यूट्यूब में भी संवाद, यूट्यूब चैनल बना लिया उन्होंने, तो चिट्ठी भी आ गई, तो बहुत तरह तरह से बस बातें होती रहनी चाहिए, ऐसा उनका मानना है, ऐसा मुझे लगता है। और ये जो चिट्ठी उन्होंने भेजी है, मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं वो इस चिट्ठी को लेकर के जरा मध्य प्रदेश के वोटर तक जाएं, क्योंकि जब वो इस चिट्ठी को पढ़ेगा तो उसे समझ में आएगा कि असल में मोदी जी मध्य प्रदेश से बहुत दूर रह रहे हैं, उन्हें इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं कि मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है।
वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से बाहर आ गया, लेकिन जो वोटर है उसके बाजू का जो सरकारी स्कूल है उसकी जो स्थिति है वो उसको पता है, वो उसको देखेगा तो देख के बता देगा कि बीमारू राज्य का सरकारी स्कूल है कि गैर बीमारू राज्य का सरकारी स्कूल है। जो जिला अस्पतालों की जो स्थिति है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति है, एक एक जिला अस्पताल के एक सर्जिकल वार्ड में जिसके 20 जिसमें बेड है उसमें 40-40, 45-45 मरीज भर्ती हैं। आज यदि किसी की टांग टूट जाए और उसको सरकारी अस्पताल में प्लास्टर कराना हो तो भारतीय जनता पार्टी का यदि कार्यकर्ता पदाधिकारी भी होगा जिला स्तर का तो उसका काम बिना रिश्वत के मध्य प्रदेश में नहीं होता। ये मध्य प्रदेश की स्थिति है और ये बात जो है ये सारे लोग जानते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जानते हैं क्योंकि वो भी यहाँ के जमीनी नागरिक हैं, यहाँ के जो आम नागरिक हैं, वोटर है, वो भी जानते हैं। जैसे जैसे उनके पास ये चिट्ठी जाएगी वैसे वैसे जनता असल में ये भारतीय जनता पार्टी को और उनकी सरकार को एक्सपोज करेगी। तो मैं तो चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा ये जमीन पे पहुंचे। एक बात। दूसरा, उन्होंने बस एक बात और, उसमें उन्होंने एक और बात लिखी है कि 20 साल पहले ऐसा था, 20 साल पहले वैसा था। असल में क्या है कि मध्य प्रदेश में इन 20 सालों जो 20 से लगभग 30 साल से कम के जो वोटर हैं 1.5 करोड़ और 30 से 39 साल के और मानने 1.5 करोड़, तो जो लगभग 3 करोड़ वोटर है उसने तो अपने चैतन्य में कांग्रेस की सरकार उससे बहुत विशेष याद भी नहीं है। ये यदि बीच का जो आपने कहा डिलीट कर देते हैं ये वाली, तो इसको यदि डिलीट कर दें बीच के 14 महीने की, तो उसने जब से देखा है तो उसने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और उससे तो व्यापम घोटाला याद है, उसे पटवारी घोटाला याद है, उसे अपनी बेरोजगारी याद है, उसे ये पता है कि मध्य प्रदेश के 55 विभागों में से 44 विभाग। गौरव कंप्लीट करिए, जल्दी से कंप्लीट करिए। 3 लाख से ज्यादा वैकेंसी है। ठीक बात है। जिस सरकार में 3 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी खाली हो वो सरकार कैसे काम करे? ठीक बात है। मैं शशिकांत जी के पास जाऊंगा। शशिकांत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जो वर्तमान परिस्थिति है, नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी क्यों लिखनी पड़ी? विपक्ष में जो स्थितियां हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने तो बिल्कुल तमतमा गए हैं, बहुत ज्यादा नाराज हो गए हैं कि भाई कांग्रेस ने उन्हें चीट किया, अपमानित किया और ऐसे व्यवहार के लिए यूपी में भी तैयार रहे हैं वो। शशिकांत जी, देखिए, मैं चिट्ठी को लेकर के एक बात थोड़ी सी जोकिलर वे में कह देता हूं और एक मैं आंकड़े को लेकर के कह देता हूं। बोलिए। जैसे वो आप बच्चे को अपने पढ़ने भेजते हैं किसी बाहर हॉस्टल में, किसी कॉलेज में, और फिर आपको डर लगता है कि ये पता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, क्या काम किया इसने, परीक्षा सर पर है। तो फिर बाप जो है कुछ ना कुछ लिखता है या रिक्वेस्ट करता है कि पेपर सरल आ जाए, पढ़ा तो है हमारे बच्चे ने, प्रोजेक्ट भी जमा किया है, सब किया है। वो कहाँ से किया है, क्या किया है, ये वैल्यूअर लोग हैं वो बताते हैं कि पास होंगे कि फेल होंगे। तो लगभग स्थिति ऐसी है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के पास जो है बताने के लिए बस ये आंकड़े हैं जो कि क्लर्क लोग, बाबू लोग, जिन्हें हम डेरोगेटरी लैंग्वेज में कहते हैं, ऑफिसर्स लोग बना के तैयार करके दे देते हैं। इनके पास जो जनता का कॉर्ड टच करने वाला कोई एक स्टेटमेंट या कोई ऐसी बात है वो नहीं है, वो दैट इज लैकिंग। और यहाँ मध्य प्रदेश में 2 तरह की चीजें हैं कि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतनी नहीं है, वो इंडिविजुअलिटी के खिलाफ है। तो जैसे जर्मनी में ये व्यवस्था है कि 2 वोट डालता है एक आदमी एक ही चुनाव में, एक वो पार्टी को देता है और एक वो कैंडिडेट को देता है। वो चाहे तो पार्टी को दे या रिजेक्ट करे या कैंडिडेट को दे या रिजेक्ट। ये व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है, अभी आनी चाहिए, सुधार होगा बाद में। एनीवे, ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, वो चिट्ठी में 2 आंकड़े लिखे, शायद आप भी पढ़ना। जीडीपी ग्रोथ, चूंकि मैं फाइनेंस का रिपोर्टर हूं तो मैं वो बात पहले पकड़ता हूं कि उसमें 16% जीडीपी मध्य प्रदेश की बढ़ी बता रहे हैं वो। जी जी जी। और जब मैं आपको बताता रहा हूं कि वो हर साल लगभग 100% बढ़ी है। हाँ, पिछली चर्चा में आपने बताया था इस बात को। हाँ, तो ये 16% है और यहाँ ये 100% दिख रही है। मतलब 1 लाख करोड़ जब ये शिवराज जी ने कुर्सी संभाली थी तब वो लगभग 1 लाख करोड़ थी और आज 13 लाख करोड़ पार कर गई है। मतलब वो 13 टाइम्स बढ़ गई है। तो ये बहुत ही गजब की उपलब्धि है और ऐसी सरकार तो बनी रहना चाहिए। और अगर बनी रहती है तो लोगों में चारों तरफ हरा हरा होना था, तो ये दिख नहीं रहा है वैसा। दैट इज वन पार्ट। दूसरी बात है 26,000 मेगावाट बिजली। तो देखने में आंकड़ा बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जरूरत राष्ट्र को जो है पीक अवेलेबिलिटी हम पता करते हैं तो 10,000 मेगावाट से ऊपर कभी गई नहीं। तो होता ये है कि जो 16,000 मेगावाट आप बिजली बना रहे हैं, इसका खर्चा हमारी ही जेब पर आता है। ये आपका जो चैनल चल रहा है, ये 8 रुपए 9 रुपए यूनिट शायद मध्य प्रदेश में, मेरा आई एम नॉट कंफर्म, पर देश में सबसे महंगी बिजली यहीं पर है। और उसका कारण ही ये है कि ये जो प्राइवेट कंपनीज से पीपीए एग्रीमेंट किए गए हैं, उनके रेट पब्लिक को ना बताए जाते हैं, बता भी जाते हैं तो कोई पढ़ता भी नहीं है कि क्या रेट है, क्या समझौता है, वो नियामक आयोग क्या बातें करता है।
पब्लिक वहां जाती है, पार्टिसिपेट करती है, उन पर क्या परिणाम हो, देखो देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी इन दैट, बहुत कोई सी थ्रू हो कि जाकर के देख ले कि वो उसको ये चिल्लाने का अधिकार हो कि नहीं आप 8 रुपए यूनिट या 8.5 रुपए यूनिट बिजली हमें नहीं देंगे, और दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं। तो ये 15-17 सालों से जो चलता आ रहा है, अभी पब्लिक, अभी किसी युवा से आप पूछिए तो वो ये कहेगा कि नहीं हमें बिजली मिल रही है, बात खत्म हो गई, हमें हल्ला गुल्ला नहीं है। पर धीरे 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 करके अब ये बिजली आप जो सरप्लस है, क्या आप रशिया को ट्रांसफर कर सकते हैं, कि जापान को बेच सकते हैं, कि अमेरिका को जहां डालनी ग्रिड में पड़ेगी वो ग्रिड लेता नहीं है, क्योंकि उसको जितनी जरूरत है उतनी तो ग्रिड फेल हो जाएगा। तो ये क्या है, क्या आपका जो ऑपरेशनल कॉस्ट है उसके लिए लोग चाहिए तो आप भर्ती कर रहे होंगे और वो तनख्वाह ले रहे होंगे, इसीलिए जो बार बार सब लोग कह रहे हैं कि 4 लाख करोड़ का कर्जा पार कर गया है, तो सैलरी आप कहां से देंगे जब आपके पास प्रोडक्शन ही नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं कि 16% जीडीपी, आप कह रहे हैं 100% है। तो ये जो आंकड़े का समस्या है ना, ये मैं बार बार चेतावनी दे रहा हूं कि ये बाद में चल करके सरकार किसी की भी बने, चाहे कांग्रेस की, चाहे बीजेपी की, चाहे आप पार्टी की, तुम पार्टी की, किसी की भी, उसके सामने बहुत बड़ा संकट आने वाला है आने वाले वर्षों में, और ये जनता बहुत भुगतने वाली है अगर ये आंकड़े गड़बड़ हैं तो। और अगर इस तरह का जो रिकॉर्ड बनाने वाला अगर हमने विकास किया है तो ये बहुत भारी पड़ने वाला है, ये अमूमन मेरा मानना है। ठीक है शशिकांत जी, मैं रिजवान साहब के पास जाऊंगा। चंचल यादव मैं आ रहा हूं आपके पास, आप अभी बाद में ही आए, बहुत रिजवान साहब शुरू से इंतजार कर रहे हैं। रिजवान साहब मैं आ रहा हूं आपके पास माफ़ी के साथ में, शशिकांत जी और रिजवान साहब दोनों से माफ़ी के साथ में मैं ये कहूँगा, चूँकि बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हूँ, मैं उतना समय आज दे नहीं पाया हूँ, शुरुआत में झगड़ा झंझट हो गया वो कुछ ज़्यादा ही। रिजवान साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, दोनों मसले बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये चिट्ठी पर छोटा सा कमेंट, और कांग्रेस को लेकर जो समाजवादी पार्टी ने टिप्पणी की, बड़ी गंभीर टिप्पणी की, और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और एक बड़ा प्लेयर है, नेता प्रतिपक्ष हैं अखिलेश यादव। आज वो कुपित हो गए कि हमें अपमानित किया दिग्विजय सिंह ने, रात भर बैठाए रहे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखते रहे, और जब सीटें आई तो 0 बटा सन्नाटा, तो ऐसे व्यवहार के लिए वो भी तैयार रहे। तो आज बहुत सारे चैनलों में देख रहा था, दरार वरार क्या मतलब, तार तार हो गया गठबंधन, तमाम चैनल तार तार कर चुके, कई ने दरार कर दी। क्या है वास्तव में दरार तार तार, क्या मसला क्या है रिजवान साहब? कांग्रेस की पूरी सीटें डिक्लेयर नहीं हुई हैं जी, इसलिए हो सकता है अखिलेश एक आखिरी दांव खेल रहे हो, वो दांव बना रहे हो। नहीं, वो कह रहे हैं सब कुछ डिक्लेयर होगा, जो हमने दी थी वहां हमें नहीं दी, उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़ी कर दिए। अब दूसरा ये है कि अखिलेश यादव को खुद भी एक मूल्यांकन करना चाहिए। अगर मध्य प्रदेश की उस पर बात करें, अखिलेश यादव के चुनाव जीतने का एक अकेला फॉर्मूला है कि जो बीजेपी और कांग्रेस के बागी हो उनको टिकट दे दो, वो अपनी परफॉर्मेंस से चुनाव जीत जाए समाजवादी पार्टी के बैनर तले, और फिर उस चुनने से जीत बाद में वो छोड़ के चले जाते हैं दरअसल। इस बार भी, पिछले बार भी एक प्रत्याशी उनका जीता था, कांग्रेस का बागी था, और फिर वो वापस बीजेपी में चला गया। तो इस तरह की परिस्थितियां मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी ने अपनी कोई तैयारी, अभी तक ये अध्यक्ष होते थे। अभी अगर मैं अपने पूरे पैनल से पूछ लूं तो शायद किसी को नाम याद हो मध्य प्रदेश में इस वक्त समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हो, कोई पटेल साहब है रीवा के, राम पूजन पटेल शायद ऐसा कुछ नाम है, क्योंकि मैं उस क्षेत्र को जानता हूँ बेहतर ढंग से। तो एक पटेल साहब है, उनका क्या परफॉर्मेंस है, महीनों से मीडिया के लोग हैं, हमने उनके कोई परफॉर्मेंस के बारे में नहीं सुना होगा। ये चिंतन भी अखिलेश यादव को करना चाहिए कि अगर वो पार्टी को बेहतर ढंग से मध्य प्रदेश में करना चाहते हैं, इसकी सिर्फ चुनावी मौसम में आना चाहिए। रिजवान साहब उन्होंने सवाल उठाया कि भाई मैं ही कंफ्यूज था कि भाई विधानसभा स्तर पर इंडिया गठबंधन नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर, उन्होंने तो यहाँ तक बातें कह दी। और यही बात अब जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो अखिलेश भी कहेंगे भाई कांग्रेस की क्या हैसियत, कांग्रेस नहीं जीत पाएगी, मैं भी नहीं दूंगा। तो जाहिर सी बात है जो गठबंधन बना है इंडिया वाला, बवाल तो है उसमें। वही हो रहा है कि जो मोदी जी अपने पत्र में 2024 के बारे में इशारा कर रहे हैं बहुत ढेर सारी चीजों का, इसलिए कि वो 14 और 19 है, और वही अखिलेश भी कर रहे हैं, शायद वो आगे की बात कर रहे हैं, भविष्य के बारे में हिसाब से उस तरह से कोई रणनीति होगी। चलिए अब उनके पत्र पर आ जाते हैं, प्रधानमंत्री के पत्र पर। तो जैसा मैं आकलन करता हूं, जैसे मैं सोचता हूं, शायद हमारे शशिकांत जी भी इससे सहमत होंगे कि मुझे लगता है ये पत्र बहुत जल्दी आ गया था, इसलिए अभी चुनाव तो पूरे पीक पर आया ही नहीं है, नामांकन तक दाखिल नहीं हुए हैं। ऐसे समय में मोदी जी ने एक बड़ा भावनात्मक एक पत्र लिख दिया है, मध्य प्रदेश के मन में मोदी, और जाहिर है नारा यही है कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश। पत्र की शुरुआत जो है वो प्यार मध्य प्रदेश वासियों से हुई है, जिसकी अभी हम मोदी जी के जो भाषण सुन रहे हैं वो लगातार मेरे परिवारजनों, उस परिवारजनों में
जिस तरह का भाषण होता था, लेकिन इस बार सत्र में परिवारजनों ने, और चुनाव में तो हमने अभी तक देखा है कि जनता जनार्दन होती है, इसलिए कि जनता ही सब कुछ करती है, लेकिन जनता को परिणाम भी नहीं है इस पर। लेकिन ठीक है, मोदी जी का अपना अंदाज है, अपनी स्टाइल है, और विकास की बात है, जाहिर है विकास हर युग में होता है, कभी कम होगा कभी ज्यादा, और विकास तो उसके कई पैमाने हैं, उसको कई पैमाने पे आंका जा सकता है। जैसे मैं अभी आपके इस कार्यक्रम में आने के लिए जहां मैं जा रहा, अपने ठिकाने में पहुंचने जा रहा था, आज शहर की कई जगह की ट्रैफिक सिग्नल ठीक है, तो क्या विकास नहीं है? इसके बारे में चिंता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? 20 साल में क्या है ट्रैफिक सिग्नलों के बारे में कोई महानगरों की तरह, कोई बड़े शहर की तरह क्या हमने इसकी चिंता की है? हम सिर्फ अकेले अगर भोपाल महानगर की बात में, तो हम सबको आत्मावलोकन करना चाहिए कि भोपाल में क्या हुआ, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं। लेकिन चुनाव की बेड़ा है, सब लोग अपनी अपनी बातें कहते हैं और सब लोग अपनी अपनी पीठ पर दबाते हैं। चुनावी राजनीति में सबसे जबरदस्त बात यही है कि हर व्यक्ति, हर पार्टी, हर नेता बड़े बड़े वादे करता है और बड़े ढंग से अपनी पीठ पर दबाता है। ठीक है, अपनी पीठ थपथपाने का इससे अच्छा कोई मौका नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, मध्य प्रदेश में शाम भी हुए, मध्य प्रदेश में इन 20 सालों में बहुत ढेर सारी चीजें हुई हैं। मध्य प्रदेश में इन 20 सालों के लिए शिवराज सिंह ने बहुत अच्छा काम किया लंबे समय तक, तो उनकी तस्वीर इतनी छोटी क्यों? ठीक है रिजवान साहब, मैं आता हूँ आपके पास, मैं आता हूँ, चूंकि वक्त बेहद कमी है और माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूँ। चंचल यादव के पास जाता हूँ। चंचल यादव, क्या हो गया अचानक, क्या गड़बड़ा गया मामला? नेताजी तो बहुत तमतमाए हुए हैं आपके। दुर्गेश सर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप हमेशा महत्वपूर्ण मुद्दों पे, जनता के आम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। और देखिए, जो आज महत्वपूर्ण बात है, प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की जनता के नाम जो है लेटर लिखा है, तो मैं चाहता हूं कि वो देश की जनता के नाम लेटर भी लिखें। वो ये बताएं कि हमने कहा था कि 2022 तक हर किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। वो बताएं 100 दिन के अंदर काला धन लाने की बात कही थी, उसका क्या हुआ? बड़े लंबी प्राचीरों से, लाल किले की प्राचीर से बोला करते आदर्श गांव बनाएंगे, स्मार्ट शहर बनाएंगे। वो अक्सर करके बोला वो करते थे बहुत सी महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। तो इन सब बातों को लेकर के एक लेटर आम जनमानस में देश की आवाम के नाम भी लिखें वो, और 2024 से पहले लिख दें। कम से कम लोग आत्मावलोकन करें कि जो वादे करके जनता के बीच में आप आए थे, उन वादों का क्या हुआ। अब मैं आता हूं मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट की। आप बात कर रहे थे, बहुत सारे मेरे साथी लोग बोल रहे थे। आप ये इलाहाबाद से, प्रयागराज से जैसे रीवा की तरफ आप आगे बढ़ो, चार घाट पार करो, आपको मालूम चल जाएगा कि आप देश के दूसरे छोर में जा रहे हैं। और एक ऐसा प्रदेश, मतलब आप जो मेन रोड पे लोग कहा जाता है, रोड के किनारे मतलब एक कहा जाता है कि विकसित मतलब घर बने होते हैं और बिल्डिंग वगैरह बनी होती है, लेकिन आपको सारी खपड़ैल और सारी की सारी आपकी झोपड़ियां दिखाई देंगी। और अगर आप 1 किलोमीटर अंदर चले जाओ गाँव में, और यहाँ से आगे बढ़ते हुए दुर्गेश सर आप शहडोल तक चले जाओ, और आगे आपको दिखाई देगा कि मतलब बस से बदतर हालात में गांव की हालत है। मतलब हम सोच नहीं सकते हैं कि 20 साल का कुशासन रहा होगा, कि कितना भ्रष्टाचार। 2 शब्द उस पर भी बोल दीजिए, जो अखिलेश यादव ने कहा, मतलब क्या आप लोगों का गठबंधन हिल गया, टूट गया, इसको भी तो बता दीजिए कुछ जल्दी से, क्योंकि मेरे पास समय अब नहीं, बस मैं 5 सेकंड दूंगा मैं भाजपा को, और उसके बाद फिर फाइनल कमेंट के लिए जाऊंगा शशिकांत जी के पास। सपा के साथ अगर लड़ती चुनाव, तो कम से कम ये जरूर होता कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाता मध्य प्रदेश के अंदर। और हम लोग जो चुनाव जो हमारे पास जो कैडर है, हमारे साथी कह रहे, शायद उनको प्रदेश अध्यक्ष का नाम नहीं पता होगा, हमारे पास हर जिले में जिला अध्यक्ष है। मैं आपको लिस्ट बकायदा भेज देता हूँ, मेरे पास पड़ा हुआ डेटा, कई सारे जिला अध्यक्ष मेरे पास। ठीक है, मैं बीजेपी के नेता के पास आ रहा हूँ, डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी। वो कह रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी और दोनों साथ लड़ते तो आपका सुपड़ा साफ हो जाता। एक 5 सेकंड में रिएक्शन, बस खत्म कर रहा हूं मैं। देखिए चौहान साहब, मुंगेरी लाल के हसीन सपना देखना बहुत अच्छी बात है। अच्छा है कि कम से कम ये रात तो रात हो गई है, दिन के उजाले में भी सपना देख रहे हैं। जो स्टैटिकल आंकड़े हैं वो हमारे पैनल में बैठे हुए विद्वान संपादक जो बैठे हैं, रिजवान जी और शशिकांत जी और आदरणीय भूपेंद्र जी, ये सब जानते हैं। समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश में ऐसा कोई जनाधार नहीं है कि अगर वो कांग्रेस, हालांकि कांग्रेस और उनके बीच का मामला है, वो ज्यादा अच्छा भूपेंद्र जी बताएंगे कि वो कुछ करते। दूसरी बात ये कि समाजवादी पार्टी भूपेंद्र जी इसी बात पर तो नाराज हो गए, करें आप एजेंडा लेकर बैठे हो, चले गए खुद करके। नेताजी भी कह रहे थे कि आप इलाहाबाद से रीवा की तरफ आए, तो चूंकि मैं खुद रीवा का रहने वाला हूँ, रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज का पढ़ रहा हूँ, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि इतनी तेजी से डेवलपमेंट हुआ है इस रोड का। पहले आज से सच में 15 साल पहले, भूपेंद्र जी भी सहमत होंगे, 10-15 साल पहले रीवा से इलाहाबाद या वाराणसी जाते समय सड़कें नहीं थी।
आज यहाँ की जो जल्दी प्लीज, मेरा निवेदन है, जल्दी, मेरे पास अब 2 सेकंड। सरकार ने मिलकर जो संयुक्त प्रयास किया स्टेट रोड और नेशनल रोड को मिलाकर के बेहतरीन सड़क बनारस के लिए। बहुत धन्यवाद डॉक्टर ब्रजेश, बहुत धन्यवाद। शशिकांत जी फाइनल कमेंट बहुत संक्षिप्त है प्लीज। शशिकांत जी, आप लोगों से, दोनों लोगों से निवेदन है, कृपया शांत हो जाइए। शशिकांत जी फाइनल कमेंट बहुत जल्दी में। क्योंकि अब जो है क्या है कि ये जो चिट्ठी है, डॉक्टर साहब प्लीज डॉक्टर साहब, माफी के साथ में रोक रहा हूँ आपको, जल्दी बोलिए शशिकांत जी। ये जो रिजवान जी ने कहा, ये बात से मैं भी सहमत हूँ कि चिट्ठी बहुत जल्दी आ गई है। अभी वोटिंग काफी दूर है, बीच में जी मुझे लगता है शशिकांत जी का नेटवर्क चला गया है। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों को, रिजवान साहब, शशिकांत जी, गौरव जायसवाल, भूपेंद्र गुप्ता जी, डॉक्टर ब्रजेश पांडे और चंचल यादव, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। प्रधानमंत्री की चिट्ठी, क्या जैसा कहा आम आदमी पार्टी के नेता ने कि इनको गांव-गांव लेकर जाना चाहिए, उसमें क्या वास्तव में जिस तरह विपक्ष कह रहा है, जो सत्ता में नहीं है, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, कि वास्तव में क्या बहुत पुख्ता बातें नहीं हैं क्या? ये तो खैर वह पब्लिक ही जाने, लेकिन गठबंधन वाली बात है। अखिलेश यादव जिस तरह तमतमाए हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि मामला कुछ बिगड़ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।